है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम मध्य प्रदेश और संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन और चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब आधुनिक इतिहास का एक विषय है, जो है 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आंदोलन तो दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो आपकी आगामी एग्जामिनेशन है, जो मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम है, उसके सिलेबस का ये पार्ट है। प्लस ये एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सुधार आंदोलन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखना जरूरी है कि ये सुधार आंदोलन क्यों लाए गए थे और इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या रहा। दोस्तों, क्या था, जब भारत जो था वो बहुत पहले यहाँ पर मुगल मतलब इस्लामिक राज्य था और भी दूसरे बाह्य आक्रमणकारी यहाँ पर का शासन था। उसके बाद जब यहाँ पर यूरोपीय शासन आया, मतलब अंग्रेज जब आए, तो उन दोनों शासन में एक अंतर था। बाह्य आक्रमणकारी जो थे, जो बाहर के आक्रमणकारी थे, जो यूरोपीय शासन के पहले थे, उनका जो प्रभाव था भारतीय संस्कृति पे बहुत ज़्यादा नहीं था। मतलब या तो हमने उनकी संस्कृति को अपना ली थी, या कहीं न कहीं उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में समाहित हो गई थी। लेकिन यूरोपीय संस्कृति के साथ भारतीय समाज में काफ़ी अंतर था। मतलब हमारे आचार-विचार और उनके आचार-विचार और बाकी जो चीज़ों में काफ़ी अंतर था। तो इसी चीज़ को देखते हुए उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो शिक्षा है, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी सभ्यता पर पड़ा और हमारे एक शिक्षित वर्ग जो था उस समय पे, जो शिक्षित वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्हों उन पर पड़ा। तो ये जो बौद्धिक लहर थी, ये 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी शुरू हुई थी और इसी तर्कवाद, नवचेतनावाद का जो असर था, वो कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पे पड़ा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो एक युग था, का एक जो वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ। तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद, और इसी नवज्ञान से प्रभावित होकर वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों के बारे में, सुधार कार्यों के बारे में अपना योगदान देने लगा। देखिए, क्या था कि भारतीय जो समाज था धार्मिक, किसी भी समाज में समय के साथ-साथ कुछ कमियाँ या कुछ रूढ़िवादिता, कुछ गलत रिवाज, ये सब चीज़ें होती है। तो कहीं न कहीं हम भी उसी रूढ़िवादितावादी से ग्रसित हो चुके थे। धर्म में और समाज में, दोनों जगहों पे कहीं न कहीं ये सब चीज़ें थी। बहुत सारी समस्याएँ थी, धार्मिक कुरीतियाँ थी, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी अव्यवस्थाएँ थी, जातिगत अव्यवस्थाएँ थी। तो इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं ये सुधार आंदोलन शुरुआत शुरू हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से विचार सामाजिक सुधार आंदोलन में आए और कौन इन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, मतलब इनके संस्थापक कौन थे और इनका कार्य क्या-क्या था। देखिए, जैसे आप ये यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे जो आंदोलनकर्ता थे, संस्थापक थे, उनके यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मदर टेरेसा, ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे बहुत सारे जो समाज सुधारक जो थे, जिन्होंने धर्म और समाज दोनों स्तर पे सुधार को प्रोत्साहित किया। और कुरीतियों और जो पुरानी व्यवस्थाएँ थी, जो कहीं न कहीं एक हमारे समाज का और धर्म का हिस्सा बन चुकी थी, जो कि नहीं होना था, उसे हटाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, सुधार का सूत्रपात हुआ कैसे, मतलब क्या कारण थे कि सुधार आया? तो जैसा आपने शुरुआत में डिस्कस किया कि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के राजनीतिक पराभव का मुख्य कारण धार्मिक अवनीति थी, जो पुरातन मान्यताओं व विश्वास पर आधारित थी, जिसे सीधे तौर पर धर्म का विकृत स्वरूप कह सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि धर्म जो था एक कहीं न कहीं पुरानी मान्यताओं से जकड़ा हुआ था और इसी की वजह से कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ रहे थे। ठीक है? और किसी सुधार आंदोलन के लिए एक चेतना या नवज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक विकास हुआ, व तर्कवाद व नवचेतना के आधार पर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है? 19वीं सदी के आंदोलन विशुद्ध धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। मतलब ना सिर्फ धर्म के से संबंधित थे, बल्कि समाज में जो और कुरीतियाँ थी, जो ऊंच-नीच भेदभाव थे, इनको हटाने के लिए भी ये आंदोलन शुरू किए गए थे। अगला देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, ये जो है, जो मैंने यहाँ स्लाइड्स में पॉइंट्स रखे, ये पॉइंट्स आप लोग मतलब
इस पॉइंट्स के सहारे आप लोग आपके जो इस कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए, प्लस आगे जो इससे रिलेटेड क्या परिपाटी स्टार्ट हुई उसके बारे में आपको जानकारी समझने में आसानी होगी। तो देखिए लिखा है, पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं और विश्वासों पर प्रहार किए गए और कुरीतियों का परित्याग परित्याग कर नवज्ञान व नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया गया। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अपना रहे थे या जो हमारी परिपाटी चल रही थी वह गलत थी, बस उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो पुनर्जागरण मतलब एक नई थिंकिंग के साथ आपकी एक तर्क के साथ, विज्ञान के साथ, मानवतावाद के साथ उसी परिपाटियों को ठीक करने की एक व्यवस्था थी। इसे ही आप पुनर्जागरण कह सकते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। तो देखिए ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय समाजवाद संस्कृति में व्यापक बदलाव हुए, क्योंकि इनके पूर्व जो शक्तियाँ भारत आई थी वो या तो भारतीय समाज में मिल गई या विशेष प्रभाव नहीं डाल सकी, क्योंकि उस समय विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किए गए थे। मैंने जैसे आपको बताया कि जो पुराने बाह्य आक्रमणकारी थे उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना यूरोपीय शासन का पड़ा या यूरोपीय पद्धति का पड़ा। सामाजिक दशाओं और रूढ़िवादिता के कारण सुधार ने बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार आ सकता है कि कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित रहा। तो जो शिक्षाविद था, जो बुद्धिजीवी था और मध्यम वर्ग था, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा किससे? इन आंदोलनों से। लेकिन निर्धन जो गरीब तबका था भारत का, वो लगभग इससे अप्रभावित रहा। तो लिखा है बुद्धिजीवी, उच्च जाति और उदार रजवाड़े ये ज़्यादातर प्रभावित रहे। कई बार आपका सवाल आ जाता है कि कौन से वर्ग को इसने प्रभावित किया, तो आप बता सकते हैं। अब देखिए इसमें किस मुद्दों को पॉइंट आउट किया गया था, मतलब कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया था। तो देखिए 2 चीज़ थी, एक तो धार्मिक थी और एक सामाजिक थी। तो धार्मिक जो चीज़ें थी उसमें देखो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, मतलब उनका कहीं कहीं भी सामाजिक उनका एक जो दायरा था वो सब एक घर तक सीमित था। एक सामाजिक उनका जो दायरा था वो बहुत ही सीमित था। मतलब उनका कोई योगदान नहीं था। तो उनकी जो स्थिति थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, शिशु हत्या था, मतलब बालिका कोई हो जाती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ऐसी सामाजिक बुराइयाँ जो व्याप्त थी, जो एक अंधविश्वास या किसी कुरीति को जन्म देती थी। तो ऐसे ही छुआछूत था, मतलब ऊँच-नीच का भाव था, ठीक है? जातिवाद था, समाज के उत्थान के लिए शिक्षा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुख्य समस्याओं में आधारित थे। धार्मिक क्षेत्र में कौन से विषय थे? तो उसमें था मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अंधविश्वास और धर्म के तथाकथित विद्वानों द्वारा शोषण। मतलब कुल मिलाकर मूर्ति पूजा देखिए धीरे-धीरे परिपाटियाँ चेंज हो गई। तो जो धार्मिक विद्वान थे उन लोग जनता को अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में गलत परंपराओं और परिपाटियाँ बता के अंधविश्वास का एक टाइप से जो धर्म के पुरोहित थे समाज में, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। वो किसी भी धार्मिक कृत्य जो निरर्थक भी हो, उनके सहारे अपना एक बड़ा स्थान ग्रहण कर चुके थे। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। जैसे सती प्रथा बहुत ही महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में दर्शाती थी, जिसमें बलपूर्वक किसी स्त्री के पति की मृत्यु होने पर उसे भी चिता में जलने के लिए बाध्य किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने इस चीज़ को देखा और कहीं न कहीं जो रूढ़िवादी लोग थे, वो इसे धर्म के आधार पर जस्टिफ़ाई करते थे कि ये धार्मिक आधार पे सही है। लेकिन जो समाज सुधार आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने ये बताया और इसे प्रूफ़ करके दिखाया कि ये कहीं पर भी धार्मिक नहीं है और ऐसा धर्म आपको आज्ञा नहीं देता है। जातिगत भेदभाव की समस्या थी, समाज वर्गों में बँटा हुआ था, छुआछूत था। तो इन सब चीज़ों को देख कर के बहुत सारे आंदोलनकर्ता आगे आए। अब देखिए जातिगत चेतना जो है वो उसको लाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की, है ना? ब्रह्म समाज इसके बारे में देखते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की का गठन किया था, जिसे बाद में हम ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यहाँ पे ब्रह्म समाज लिखा है।
इसे ब्रह्म समाज मानेंगे कि जो ब्रह्म सभा उन्होंने गठन किया था, जो उसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, नव प्रभावतार, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु आदि अन्य नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब जो राजा राममोहन राय थे, उनका जो योगदान था भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में, उसकी वजह से इन्हें युगदूत और ऐसी कई अन्य नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये पहले पुरुष थे जिन्होंने इस पुनर्जागरण का और इस सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया था। 1814-15 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अर्थहीन रीति रिवाज व अन्य सामाजिक बुराइयों की निंदा की। देखिए, इनका जो पहला जो था, सबसे पहली यदि जो इन्होंने कोई संस्था की स्थापना की थी, तो वो थी आत्मीय सभा, जो सन 1814 से 15 के बीच में उन्होंने कलकत्ता में की थी। और बहुत सारी जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनका उन्होंने बहिष्कार या निषेध करने के बारे में बात की थी। वे एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक थे। तो आपसे कभी सवाल आ सकता है कि ब्रह्म समाज जो था वो किस परिपाटी को मानता था, तो वो एकेश्वरवाद के थे। और हिंदू धर्म का शुद्धिकरण के बारे में उनका मानना था कि हिंदू धर्म में शुद्धिकरण की आवश्यकता है, ना कि नए धर्म की स्थापना की, जिसका कई हिंदू रूढ़िवादियों ने विरोध किया। और चूंकि सुधार की बात हो रही थी, तो जो रूढ़िवादी थे वो इनके विरोध में थे। और ऐसे ही एक राधाकांत देव थे, उन्होंने 1830 में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरोध हेतु धर्म सभा का गठन किया। तो धर्म सभा का गठन किसने किया? राधाकांत देव ने किया, 1930 में किया। और क्यों किया? चूंकि ब्रह्म समाज के विरोध के लिए। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। किसने की? राजा राममोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, जिसमें ईसाई धर्म के अंतर्गत गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। मतलब ना सिर्फ हिंदू धर्म, उस समय पे जो ईसाई धर्म था, यूरोपीय पद्धति थी, उसमें भी बहुत सारे गलत रीति रिवाज थे, उससे भी उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक में लिखा। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, एकेश्वरवाद व निर्गुण परमात्मा में विश्वास, वेदों और उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित समाज उनका उद्देश्य था। मतलब उनका मुख्य उद्देश्य था कि वेद और उपनिषद पे आधारित समाज हो, एकेश्वरवाद हो, निर्गुण परमात्मा की भक्ति हो, और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है उसे कम किया जाए, उसे हटाया जाए। सन 1829 में उन्होंने संवाद कॉमेडी नामक एक समाचार पत्र में सती प्रथा का विरोध किया था। तो यदि कभी आपसे सवाल पूछे कि पहला उन्होंने विरोध किस समाचार पत्र के माध्यम से किया गया था, तो वो था संवाद कॉमेडी। वह सती निषेध रेगुलेशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधि विरुद्ध घोषित किया गया। मतलब राजा राममोहन राय के प्रयत्न के बाद सती प्रथा जो थी, जिसका उन्होंने बहुत विरोध किया था, उसका निषेध रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये 1829 में लाया गया था। 17वें नियम के अनुसार इसे विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। इनके बारे में अन्य जानकारी लेते हैं कि जो मुगल बादशाह अकबर थे, जो एक नाम मात्र का बादशाह था उस समय, उन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। किस लिए भेजा था? तो अपनी पेंशन बढ़ाने की चर्चा करने के लिए। दोस्तों, राजा राममोहन राय का जो था, जब वो इंग्लैंड गए थे इस अकबर द्वितीय के भेजने पर, तब उनका इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1933 को निधन हो गया था। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1933 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर इनकी समाधि है। तो मतलब एक ऐसे समाज सुधारक जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन मृत्यु बाहर हुई, वो राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर, मतलब ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ने सुधार आंदोलन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, साथ में ब्रह्म समाज के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की है। आगे के वीडियोस में हम बाकी जो और भी दूसरे समाज और दूसरी संस्थाएं उस समय डेवलप हुई थी, उस समय बनी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो पहले तत्वबोधिनी या तत्वरंजिनी सभा और ज्ञान वर्धिनी सभा से संबंधित थे, जिसका गठन उन्होंने 1839 में किया था। मतलब वो इसमें ज्वाइन होने के पहले ही उनकी एक ऑलरेडी तत्वबोधिनी ज्ञानवर्धिनी करके एक सभा थी, जिससे वो जुड़े हुए थे, और वहां से वो तत्वबोधिनी
समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो राजा राममोहन राय के साथ सहयोगी हुए, जिसमें डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती राजा राममोहन राय के प्रमुख सहयोगी थे। मतलब ये सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं इन आंदोलनों में राजा राममोहन राय के साथ थे। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि ब्रह्म समाज का कैसे गठन हुआ, किस आइडियोलॉजी के साथ वो आए, है ना। उनका मेन सती प्रथा और सती प्रथा, उनके कारण सती प्रथा पर निषेध लगा, उस एक कानून लागू किया गया। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ सवाल जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे सवाल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सवाल आपका पहला है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो देखिए, हमने भी डिस्कस किया कि ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय का जो मुख्य जो संस्था थी वो ब्रह्म समाज थी। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या की थी, आत्मीय सभा का गठन किया था। हमने देखा था 1814-15 में आत्मीय सभा का गठन हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आत्मीय सभा, ऑप्शन सी है तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन डी है ब्रह्म सभा। तो इसमें जो आत्मीय सभा है ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन देखते क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो था वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने पहले ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी थी 1839 में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी सर्वप्रथम कहाँ लगी थी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते क्या है, बम्बई, मद्रास, बंगाल, अवध। तो इन चारों में जो था, चूंकि जो राजा राममोहन राय थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले इस एक्ट को लागू करवाया था जिसमें सती प्रथा निषेध कानून था। तो ये जो सबसे पहले जो लागू हुआ था ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज की मान्यता थी, मतलब उनका क्या सिद्धांत था, वो किस सिद्धांत पर काम कर रहे थे। तो ऑप्शन ए है एकेश्वरवाद, ठीक है। ऑप्शन बी है धर्म की बुराई पर प्रहार, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, हमने बात की धर्म समाज की जो बुराई था उस पर इन्होंने प्रहार किया था, ठीक है, रूढ़िवादिता पर प्रहार किया था, और एकेश्वरवाद के ये प्रमुखतः प्रमुखता इन्हें एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया था। तो ऑप्शन सी जो है ए और बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था। तो ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है तत्वबोधिनी समाज, ऑप्शन सी है धर्म सभा और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस जो धर्म सभा है, हमने अभी बात की थी, धर्म सभा जो है वो है इसकी विरोधी सभा है, जिसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बी आर आम्बेडकर। तो जो ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय, इनकी मृत्यु जो है वो भारत से बाहर हुई थी। तो दोस्तों, हमने इस लेक्चर में हमने समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की, ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा की, और ब्रह्म समाज से रिलेटेड राजा राममोहन राय से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं पर डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। दोस्तों, अगला वीडियो जो होगा इसमें हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अन्य सुधारक और अन्य सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे, उनके क्या क्या कार्य हुए, उनके क्या सिद्धांत थे और कहाँ तक उन्होंने अपने सिद्धांतों को ले गए, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए प्रतियोगिता फोरम के साथ में। हम अगले वीडियो पर फिर से मिलते हैं, इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।